झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का आदिवासी जो सीटें हैं उस पे से सफाया हो गया था। मात्र 2 सीटें आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी को मिली थी। अब चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं, अगले साल के एंड में, और लोकसभा के भी चुनाव है जहां पर बीजेपी इस समय 12 सीटों पर है। तो बीजेपी की प्रायोरिटी ये है झारखंड में कि किसी तरह से आदिवासियों को फिर से अपने फोल्ड में लाया जाए, और इसीलिए बीजेपी ने जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उनको फिर से बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है। तो बाबूलाल मरांडी से जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी की रणनीति होगी झारखंड में आदिवासियों का जो विश्वास है उसको फिर से बहाल करने का, उनको अपने पाले में लाने का। तो स्वागत है बाबूलाल जी आपका द प्रिंट में। सबसे पहला सवाल आपसे कि किस तरह से आप आदिवासियों का जो खोया हुआ विश्वास है उसको फिर से पार्टी की तरफ लाएंगे? कुछ एक कारण से पिछले दफ़ा हमको लगता है थोड़ा बहुत लोग नाराज हुए होंगे, तो इस कारण से थोड़ा बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन हमें लगता है कि जिस उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन को लोगों ने साथ दिया था और वो फिर उस उम्मीद के अनुरूप वो खरे नहीं उतरे, बल्कि पैसे और परिवार के लिए ही राजनीति में पूरी तरह से वो डूब गए। फिर सभी स्तर पर करप्शन इस कदर बढ़ा है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा भी कोई करप्शन होता है और सरकार उसमें से पूरी तरह से। तो आज जो ट्राइबल पहले उनको साथ दिया था, आज वो लोग फिर दुखी हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े थे वो तो वापस लौटे ही हैं, और शेष में भी बड़ी तादाद में अब बीजेपी की तरफ लोग मुखातिब हो रहे हैं, और हमारा प्रयास भी रहेगी कि उनको भी फिर से वापस लाना बीजेपी के साथ। और बीजेपी के जो 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के जो काम किया है गरीबों के लिए खास करके, आदिवासियों के लिए खास करके, तो उनसे भी लोगों को बिल्कुल परिचित कराना, उनको एहसास कराना, उनको याद दिलाना। तो उस हिसाब से कोई कार्यक्रमों की हम सब लोग रचना भी कर रहे हैं और जाएंगे लोगों के बीच। जो आपके सामने मुद्दे हैं, जो पार्टी के सामने मुद्दे हैं, किन मुद्दों को आप राज्य की जनता के बीच में ले जाएंगे या ले जा रहे हैं? करप्शन का मुद्दा, या जो आदिवासी जो आउटरीच है, ट्राइबल आउटरीच, उसका मुद्दा, या मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज, इनको लेकर आप जनता के बीच में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जाएंगे? नहीं, दोनों ही बातें हैं कि एक तो करप्शन का भी मुद्दा है जिससे उन्होंने जनता ने जो बैठाए थे, इस उम्मीद के साथ कि हमारे लिए काम करेंगे, झारखंड की जनता के लिए काम करेंगे, ट्राइबल के लिए काम करेंगे। लेकिन आज वो बिचौलियों और दलालों से पूरी तरह से घिर गए हैं, तो ये मुद्दा है और लोगों के ज़हन में है, लोग इसको चर्चा भी करते हैं। और दूसरी हमने कहा कि भाई केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना, जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों को इस कोरोना काल से लेकर के अभी तक मुफ्त में अनाज देना, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराना, तो ऐसे कई एक योजना है, किसानों के खाते में पैसा, तो ये सारे जो चीज़ें हैं उसको फिर एक एक करके उनके यहाँ तक हमें पहुँचाना, उनको एहसास दिलाना। तो ये हमने कहा कि दोनों ही चीज़ों को, एक तो सरकार की जो विफलता है और कैसे उन्होंने लूटा है या लूट रहा है, और तीसरा जो हमने कहा कि केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है, जो और पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तो विकास का काम को किस प्रकार से चाहे गाँवों तक सड़कें पहुंचाना हो, घरों तक बिजली पहुंचाना हो। तो जब जब बीजेपी की सरकार बनी है देश में भी या प्रदेशों में भी, तो विकास का काम हुआ, गाँव का काम, गाँव में काम। और जब जब अपोजिशन की सरकार बनी तो फिर लूट हुआ है, सरकार काम नहीं की बल्कि कमाने में लग गई है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के जाएंगे। एक सवाल बाबूलाल जी और भी है कि जो यूसीसी को लेकर झारखंड में जो आदिवासी संगठन हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके जो कस्टमरी लॉ हैं वो सारे यूसीसी से प्रभावित होंगे। तो इस पे आपकी क्या राय है, पार्टी की क्या राय है? नहीं, हमने कहा कि भाई जो भी लोग विरोध करते हैं, तो हमारा कहना है कि भाई अगर उनको किन बिंदुओं पर क्या आपत्ति है वो लिखित में देंगे तो जरूर पार्टी उस पर विचार करेगी। यानी विरोध, ऐसे विरोध तो कुछ मतलब नहीं होता है ना, लेकिन अगर किसी भी बिंदु को लेकर के अगर उनको ये है तो हम कहेंगे कि भाई लॉ कमीशन से जाके लोग मिले,
फिर नेताओं से भी लोग आकर के मिले। हमने तो इतना तक झारखंड में कहा कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी भी उसमें ज़रूरत है तो आप हमको लिखित में देंगे कि किन किन बिंदुओं पर विरोध है, तो हम सब लोग डिस्कशन करें और फिर जहां हमें पहुंचाना है विषय को वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। ये पहले तो हम जाने कि वो किस बिंदु पर विरोध है या विरोध क्या विरोध है, ये तो पहले समझे। तो अभी तक तो सिर्फ हमने समझा है कि विरोध हो रहा है, लेकिन क्या विरोध हो रहा है किसी ने कोई लिखित में कोई दिया नहीं है। कि ऐसा होता है ना कि हमको इस क्लॉज पर विरोध है, हमको इस बिंदु पर विरोध है, तो फिर उस पर जरूर पार्टी विचार करेगी और सरकार भी विचार करेगी। क्योंकि इतनी बड़ी लोगों के साथ कंसल्टेंसी हो रही है, लोगों से बातें हो रही है। हमने क्या बोलते हैं न्यूज़ में ही देखे 8.5 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं या फिर लोग समर्थन भी किए हैं। तो ये सब चलते रहता है। तो कहने का अर्थ है कि भाई अगर कुछ भी उस पर सुझाव है तो फिर लोग दे, तो जरूर पार्टी विचार करे और सरकार भी विचार करेगी। जैसे जेएमएम और कई सारे संगठन ये कह रहे हैं कि आदिवासी जो हैं 6th शेड्यूल में और 5th शेड्यूल में उनके जो कस्टमरी लॉ हैं वो सारे प्रोटेक्टेड हैं। अरे वही कह रहे हैं, कस्टमरी लॉ में मैंने क्या किया है, तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा ना, तो उसमें से चर्चाएँ होगी। कई सारे लोगों ने ये भी कहा है, जैसे कि जो सुशील मोदी जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं लॉ एंड जस्टिस के, उन्होंने कहा कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखना चाहिए। वनवासी कल्याण आश्रम ने भी आपत्ति जताई है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बेटर ऑप्शन होगा यूसीसी में आदिवासी को बाहर रखने का? नहीं, मैंने क्या कहा तो वेलकम वाला आइडिया तो है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर जिसको जिस बिंदु पर विरोध है अगर वो मिलते हैं तो हमें लगता है जैसे सुशील मोदी जी ने कहा, तो भाई इसका अर्थ ये होता है कि भाई सरकार बिल्कुल या पार्टी विचार करने को तैयार है, चर्चा करने को तैयार है कि भाई आप किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर, किस प्रकार से उसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फिर बातें होगी, डायलॉग होगा, तो फिर उसमें मित्रता निकलेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, तो जनता के साथ तो हम संवाद करेंगे, कंसल्टेंसी करेंगे, इसमें कहाँ आपत्ति है। आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है कि जो ट्राइबल वोट बैंक है, क्योंकि आपको उसी कम्युनिटी से, आप जो संथाल जो कम्युनिटी है उससे बिलोंग करते हैं, और उसी कम्युनिटी से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं इस समय जेएमएम के, वो भी बिलोंग करते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में उस पूरे इलाके में बीजेपी का एक तरह से सफाया हो गया था। तो बीजेपी किस तरह से आउटरीच कर रही है, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है? क्या आपकी प्रायोरिटी होगी? नहीं, पार्टी झारखंड में एस्टेब्लिश्ड ही है। इतना ही है कि भाई अध्यक्ष पहले हमारे दीपक प्रकाश जी थे, अब इसके बाद हमको दिया। पार्टी का ऐसे भी नियम है कि भाई 3 साल में पार्टी में बदलते हैं या एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 टर्म होते हैं। तो ये तो हमारा शाश्वत चलने वाला प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि पहले मेरा पार्टी कोई कमज़ोर था, पहले भी पार्टी ने लगातार सरकारें बनाई है, जीते भी है। अगर आज 12 सीटें जीते हुए हैं, या पहले भी 98 या 99 में भी पार्टी जीती हुई थी, 4 में हारी, उसके बाद फिर 9 में पार्टी जीती। तो कहने का अर्थ है कि लगातार ये सब चुनाव चलते होने, झारखंड में पार्टी पहले से ही मजबूत है, आज भी मजबूत है। ठीक है, कभी कभी किसी कारण से चुनाव में हार जीत होते रहता है, चले ठीक है। बाबूलाल जी, जैसे कहते हैं ना कि रामायण में जब राम को वनवास हुआ था, तो वैसे ही आप भी 14 साल से ज़्यादा का वनवास काटकर बीजेपी में वापस आए, क्योंकि मुख्यमंत्री से हटने के बाद आपने इस्तीफा दे दिया था और अलग आपने पार्टी बना ली। आपने 14-15 सालों तक उस पार्टी के साथ राजनीति की। तो अब वनवास काटकर आप बीजेपी में आए। बीजेपी ने आपको पहले एलओपी बनाया, जेएमएम ने उसको मान्यता नहीं दी, लेकिन बीजेपी ने उस ट्राइबल आउटरीच के लिए सबसे पुराने चेहरे पर विश्वास किया, आपको अध्यक्ष बनाया। तो आप सत्ता की दहलीज तक बीजेपी को कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, जो पार्टी ने या पार्टी के नेताओं ने कि हमें जिम्मेवारी सौंपी है अध्यक्ष के, और pहले भी दल के हमें नेता बनाए, तो स्वाभाविक है कि भाई हमारा दायित्व है 2024 में, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई 14 लोकसभा सीटें वहाँ हैं, 12 हमारे सत्ताई गठबंधन के पास है, और 2 सीटें एक कांग्रेस और एक जेएमएम के पास है। तो हमारा पहला लक्ष्य तो ये होगा कि लोकसभा में एक तो 12 सीटें हमें रिटेन करना है,
मजबूती से, और फिर 2 सीटें जो उनके खाते में गई है उसको हमें लाना। तो कुल मिलाकर के हमारी कोशिश होगी कि भाई 2024 के चुनाव में 14 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिले, तो इसके लिए पहला प्रयास होगा। जो उसके बाद फिर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस समय विधानसभा के बारे में प्रयास करेंगे। जो अपोजिशन यूनिटी के नाम पे कई सारी बैठकें हो रही है, आपको लगता है कि झारखंड में ये कुछ इसका सक्सेसफुल होगा? नहीं, मैं देश के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन झारखंड के बारे में कह सकता हूँ। पिछले चुनाव में भी झारखंड में 1-1 ही फाइट हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी जो हमने बोला गठबंधन 12 सीटें जीती, और काफ़ी सीटें तो ऐसी है कि काफ़ी वोटों से जीती है, कुछ सीटें हैं थोड़ा कम वोटों अंतर से जीती है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। एक अंतिम सवाल की, जो इलेक्शन कमीशन से आप लोगों ने दरख्वास्त की थी, जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भी गवर्नर को दी, वो फिर बाद में आया नहीं, तो जेएमएम के ऊपर जो आप लोगों ने आरोप लगाए थे कि भाई हेमंत सोरेन ढेर सारे केसेस में उन्होंने अपने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ढेर सारे कर्मकांड किए, तो उस केस का क्या हुआ? नहीं, आरोप तो आज भी है बरकरार। अब केस का क्या हुआ, ये तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर हाउस के बीच मामला है, उस पर तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, हमें जानकारी भी नहीं है। लेकिन जो हमने कहा गड़बड़ी किया तो दुनिया जानती है, वो तो ऑन द पेपर है, वो एकदम कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई ज़बानी कोई आरोप लगाया है। जो एक मुख्यमंत्री रहते और अपने नाम से खनन पट्टा लेना, मुख्यमंत्री रहते अपने पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में ज़मीन का पट्टा लेना, और एक उनका प्रेस सलाहकार उनके नाम से, उनका क्या बोलते हैं विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से, उनकी पत्नी के नाम से खदान लेना, तो ये बिल्कुल ओपन डॉक्यूमेंट्स है। हमें लगता है देश में कहीं भी ऐसा राज्य नहीं होगा जो अपने नाम से किसी मुख्यमंत्री ने कोई पट्टा लिया। तो ये तो बिल्कुल ओपन है। आज भी हम लोगों की यह डिमांड है कि भाई इन्होंने गलत किया, इनके ऊपर केस होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जेएमएम ने आपको लीडर पोजीशन का पोस्ट जो था उसको मान्यता नहीं दी, क्योंकि वो मामला कोर्ट में चला गया और कई सालों तक विधायक दल के नेता होने के बावजूद लीडर पोजीशन का पोस्ट नहीं मिला। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा हुआ कि बीजेपी हाईकमान ने अब आपको कहा कि अगर एलओपी नहीं तो चलो अध्यक्ष ही बना देते हैं? नहीं, मुझे उस बात की कोई मलाल नहीं। मैं तो कहता हूँ कि भाई लोग कहते हैं जितना आदमी को तपाता है उतना ही, और आज भी मैं मानता हूँ कि आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उसमें मैं क्रेडिट हेमंत सोरेन को ही देता हूँ। वो कैसे? हमारे नेता तो हमें बनाया, अगर वो हमको अपोजिशन के लीडर की मान्यता दे देते तो हमें लगता है कि शायद हमारे नेता शायद इस प्रकार की सोचने को मजबूर नहीं होते। लेकिन उन लोगों ने देखा कि साहब ये 3.5 साल से ऐसे ही इन्होंने बिठा के रखा किनारे में, तो उससे बढ़िया है कि इनको अध्यक्ष ही बना दिया जी। तो इसलिए मैंने कहा कि उसको भी एक क्रेडिट जाता है यहाँ तक पहुँचाने में। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी हमसे जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आपने उम्मीद जताई है कि जो लोकसभा की 12 सीटें हैं उसको तो बीजेपी रिटेन करेगी ही, साथ ही वो जो बाकी बची हुई 2 सीटें हैं उसको भी हासिल करने की कोशिश करेगी, और आपके सहारे बीजेपी फिर से जो ट्राइबल है उसका विश्वास हासिल करने में कामयाब होगी। क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने उसी जनजाति समुदाय से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, आपको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। तो कुल मिलाकर निशाना हेमंत सोरेन सरकार को हटाने का है, और इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। शंकर अनिमेश।